हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि पूला गोल्डन हॉर्न बहमूद को पकड़ने में नाकामयाब हो चुका होता है, जिसकी वजह से वो अपने लीडर के पास में चला गया था और उसे बता देता है कि वो ऐसा नहीं कर पाया। फिलहाल वो लीडर थोड़ा भी समय नहीं लगाते और तुरंत ही पूला को मार देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि अब वो उनके किसी काम का नहीं रहा। जिसके साथ साथ हमने लुओ फेंग को भी देखा था, जो कि फिलहाल वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर आ चुका था और वो सांग रोड की तरफ से होता हुआ गुजर रहा होता है। तभी उसे ये भी पता चलता है कि इस जगह पे काफ़ी सारे बैटल्स वगैरह होते हैं, जहाँ पे कोई भी पर्सन अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकता है और अपनी कल्टीवेशन को भी इन्हेंस कर सकता है। फिलहाल इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हम देखते हैं बबाता को, जो कि कह रही होती है कि लुओ फेंग, तो तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। क्या तुम ग्रुप्स के साथ में फ़ाइट करोगे या फिर तुम सिंगल ही फाइट करना चाहते हो किसी दूसरे ओपोनेंट के साथ में। फिलहाल लुओ फेंग कहता है कि मुझे लगता है कि हमें इस वुल्फ रोड के ऊपर आगे से ही बढ़ते रहना चाहिए और रास्ते में मैं तुम्हें बता ही दूंगा। तभी ये लोग आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी वॉरियर ली शेन उसके पास में आ जाते हैं और उसे बताने लग गए थे आसपास की जगह के बारे में। तभी उनकी नज़र एक साइड को पड़ जाती है और वो तुरंत ही अपनी आइज़ को लू फेंग थोड़ा हैरान था। तभी वहाँ पे वॉरियर ली शैन उसको बताने लग गए थे कि ये जो पर्सन है यहाँ पे खड़ा है, उसका नाम कांग बो मैन लुओ है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत है। मुझे पता है कि तुमने इसके बारे में ज़रूर से ही सुना होगा, क्योंकि ये हेई लोंग शेंग आइसलैंड ब्रांच का एक मैनेजर है एंड ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल शख्सियत भी है। जिसके बाद वो बताने लग गया था कि इनका ऑरा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जब मैंने और ब्रदर होंग ने इनको देखा तो हम लोग भी हैरान हो गए थे। इवन हम इनके बारे में बात तक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टिव पर्सन है और ना ही डायरेक्टली जाके इनसे मिल सकते हैं, क्योंकि ये इस मशीनरी ग्रुप से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिलेटेड हैं। मशीनरी ग्रुप का नाम सुनते ही लुओ फेंग थोड़ा हैरान होता है और उसे पास्ट की बातें याद आती हैं, जब वो वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर चला गया था कुछ वॉरियर्स को ख़रीदने के लिए। तब उसे पता चला था इस जगह के बारे में और यहाँ के मास्टर के बारे में भी। उसे ये भी पता चलता है कि जो मशीनरी ग्रुप है और इसका लीडर जो है वो यूनिवर्स के अंदर सबसे ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल मास्टर है और आज तक जितने भी ज़्यादा अच्छे और स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं वो उसी की गैंग को ज्वाइन करते हैं, मतलब कि उसी की मशीनरी अलायंस को, जिसकी वजह से स्पेस के अंदर उसका काफ़ी ज़्यादा नाम है। तभी लुओ फेंग कहता है कि वाकई में ये चीज़ें तो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं, लेकिन ये पर्सन जो कि स्पेस के अंदर इसका इतना ज़्यादा नाम। तभी वो कहता है कि वैसे ही पर्सन इतना ज़्यादा एरोगेंट नहीं लग रहा, लगता है हम इससे बात कर सकते हैं। जिसके बाद बबाता कहती है कि लुओ फेंग, क्या तुम्हें याद है जब हम उस जगह से गुजर रहे थे तब हमने एक टेस्ट के बारे में भी सुना था। अगर कोई प्रिजन मास्टर भी होता है तो वो भी इनके 2 स्टार असेसमेंट को पास नहीं कर पाता। वो टेस्ट इतना ज़्यादा खतरनाक है। लुओ फेंग, तुम्हें लगता है कि वो हमसे बात करेगा? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मशीनरी ग्रुप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इवन नोलानसन फैमिली वो भी इन लोगों के सामने थोड़े डरते हैं और वो इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना पसंद करते हैं। जिसके बाद लुओ फेंग कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, लेकिन अब हमें अपने रास्ते में आगे बढ़ना चाहिए। जिसके बाद हमें वही पर्सन दिखाया जाता है जो कि फिलहाल उन प्लांट्स के पास में खड़ा हुआ था और तभी वहाँ पे कुछ 2 गार्ड्स आ जाते हैं शायद से किसी बारे में बात करने के लिए। तभी ये सीन कट होता है एंड हम देखते हैं उसी रोड को जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। जिसके बाद तीनों ही वॉरियर्स को देखते हैं जो कि उस पॉइंट पे आ चुके थे और अब ये लोग वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर एंटर कर सकते थे। तभी हम देखते हैं इनकी बॉडी जो कि वर्चुअल यूनिवर्स की बॉडीज़ की तरह हो जाती है और उसके बाद ये लोग चले जाते हैं उसी वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पे वापस से आने के बाद इनकी बॉडी ठीक हो गई। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जो कि एक अजीब सी ही जगह पे आ चुका था, जहाँ पे उसे सन भी दिख रहा होता है। जिसे देख तभी लुओ फेंग कहता है कि आखिरकार मैं यहाँ पे आ ही गया। तभी उसके सामने ढेर सारे कार्ड्स आ जाते हैं, जिनमें से लुओ फेंग किसी एक को चुन लेता है और उसके बाद वो उस फाइल को खोल के देखने लग गया था, जिसके अंदर उसे काफ़ी सारी चीज़ें एंड रूल्स वगैरह के बारे में बताया हुआ होता है कि आखिर कैसे वो इस वर्चुअल यूनिवर्स के अंदर रह के अपनी कल्टिवेशन को इन्हेंस कर सकता है और अपनी फाइटिंग एबिलिटी को बढ़ाने के लिए वो आखिर किन रूल्स को फॉलो कर सकता है। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था और वो कहता है कि अब तो मुझे इसे करना ही होगा। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे 1000 प्लैनेट लेवल के वॉरियर्स चाहिए जो कि मेरे साथ में फ़ाइट करें, मेरे ओपोनेंट्स बन के। ये बात सुनने में काफ़ी ज़्यादा हैरानगी भरी लग रही है, लेकिन लुओ फेंग तो इसके लिए रेडी हो जाता है। बबाता कह रही होती है कि ठीक है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और फिर हम देखते हैं कि वो स्क्रीन पर चूज़ करने लग गई थी उन वॉरियर्स को ही। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग एक अजीब सी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर अब वो इन वॉरियर्स के साथ में फ़ाइट करने वाला था। तभी वो तुरंत ही अपनी सोर्ड को निकाल लेता है और रेडी हो जाता है। जिसके बाद तुरंत ही उसके सामने उसके ओपोनेंट्स भी आ चुके थे, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं और सभी के हाथ में काफ़ी सारी सोर्ड्स वगैरह भी होती हैं। लुओ फेंग चारों ही तरफ से इनसे घिर चुका होता है और फिलहाल अब देखना ये था कि आखिर लुओ फेंग इनसे जीत पाएगा या नहीं।
जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि तुरंत ही एक लुक देता है और उसके बाद अपनी स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज करता है, जिसकी वजह से आसपास मौजूद गार्ड थोड़े दूर जाके गिर गए थे। लेकिन उसके बाद वो बाकी के जो बचे हुए गार्ड्स थे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और तुरंत ही लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने लग जाते हैं, वो भी झुंड में। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि उनको मारे जा रहा था, लेकिन उनमें से कुछ उसके ऊपर आके अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से वो नीचे सैंड में जाके गिर गया था और उनमें से एक ऊपर से भी अटैक करने वाला था। लुओ फेंग तुरंत ही वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए आसपास काफ़ी सारे अपने वेपन्स को थ्रो कर देता है, जो कि फ़िलहाल एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वेपन में तब्दील होते हुए उन सभी लोगों को जाके हिट कर रहे होते हैं। जिसके बाद उनमें से एक बंदा जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था वो लुओ फेंग से लगातार लोहा ले रहा होता और लगातार लुओ फेंग को मार रहा था। लेकिन उसके बाद हमें ये सीन थोड़ा सा ऊपर से दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि लुओ फेंग का वेपन वो तो तबाही मचा रहा है और लुओ फेंग भी। जिसके बाद वो लगातार एक एक करके उन सभी को मारे जा रहा था, लेकिन वो सभी अपने काम में एक्सपर्ट लग रहे होते हैं। लुओ फेंग एक एक करके सबको धो रहा होता है और वो भी बाज नहीं आ रहे थे, बल्कि लगातार लुओ फेंग के ऊपर अटैक करते हैं। लुओ फेंग ने एक बार में काफ़ी सारे स्पिरिचुअल ऑरा को रिलीज़ कर दिया था, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी सारे वॉरियर्स एक बार से ही मारे जाते हैं और जो बचे हुए थे वो एक साथ अटैक करने वाले होते हैं लुओ फेंग के ऊपर। तभी लुओ फेंग के पीछे भी एक गार्ड अटैक करने वाला होता है, लेकिन तुरंत ही लुओ फेंग का जो वेपन था वो तुरंत ही आ जाता है और उसके बाद वो अटैक कर देता है उन सभी के ऊपर। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फाइनली जाके उन सभी को हरा देता है और फिर वो उसी यूनिवर्स के अंदर वापस आ गया था और कहता है कि फाइनली मैंने उन सभी को मार दिया। लेकिन उनको मारना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहा, मुझे लगता है कि डिफ़िकल्टी को थोड़ा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जिन वॉरियर्स के साथ में मैंने फ़ाइट की है उनसे तो ब्रदर होंग एंड ली शेन भी फ़ाइट कर चुके हैं। मुझे लगता है कि मुझे थोड़ा और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा। तभी बबाता कहती है कि चलो अच्छी बात है कि तुमने इस बारे में पता लगा लिया, कम से कम तुम्हें इस बारे में अवेयरनेस तो है ही। जिसके बाद वो तुरंत ही लुओ फेंग के पास से हट के चली जाती है। तभी लुओ फेंग कहता है कि अब मुझे अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना होगा कि आखिर मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, और फिर कहता है कि बबाता मुझे इस बार फ़ाइट करनी है। 10 फर्स्ट स्टेलर लेवल के वॉरियर्स के साथ में उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पे अपीयर करो। तभी बबाता उसके अराउंड घूमने लग गई थी और कहती है कि ठीक है। जिसके बाद वो स्क्रीन पे जाके उनको सिलेक्ट भी करने लग जाती है और हमें एक नया वॉरियर दिखाया जाता है। जिसके बाद लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फाइनली एक बार फिर से उसी बैटल ग्राउंड के अंदर आ चुका था और इस बार उसके सामने वही लोग खड़े होते हैं। जिसके बाद वो भी तुरंत ही अपनी सोर्ड को समन कर लेता है और हम देखते हैं कि उसके वेपन भी वहाँ पे अपीयर हो गए थे। जिसके बाद वो तुरंत ही अपने मास्क को पहनते हुए कहता है कि चलो अब शुरू करते हैं, और उसके बाद वो लगातार आगे बढ़ते हुए अटैक करता है उस बंदे के ऊपर। लेकिन यहाँ पे काफ़ी सारी सैंड वगैरह में दिखाई जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ पे उन सभी ने मिलके लुओ फेंग को ही मार दिया होता है। हालांकि इसमें वो सब भी मारे गए थे, लेकिन उनमें से 2 आखिरकार बच ही जाते हैं एंड वो सेफली खड़े थे और लुओ फेंग जिसकी हालत ख़राब हो चुकी होती है वो ज़मीन पे पड़ा हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसे होश आता है, वो तुरंत ही ब्रेथ लेने लग जाता है और उसके बाद कहता है कि वाकई में मेरी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है जितनी मैं समझ रहा था, और अगर ये लोग अभी ना रुकते तो शायद से मैं इस इंजरीज़ की वजह से ही मारा जाता। तभी बबाता कहती है कि हाँ, तुमने इस बारे में बिल्कुल सही कहा, ये लोग वाकई में स्ट्रॉन्ग हैं। तभी बबाता कहती है कि लुओ फेंग, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी इनके साथ में फ़ाइट करने के लिए? तो लुओ फेंग जवाब में कहता है कि मैं तो बस डिफरेंस देखना चाहता था अपने एल्डेस्ट ब्रदर एंड अपने सेकंड ब्रदर की फ़ाइटिंग के अंदर, तो इसी वजह से मैंने ऐसा किया, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं इतनी जल्दी वीक पड़ जाऊँगा। जिसके बाद वो कहता है कि एक बार फिर से वॉरियर्स को अपीयर करो, और हम देखते हैं कि इस बार वो स्टेलर लेवल के एक वॉरियर को चूज़ कर लेता है। जिसके बाद वो कहता है कि इसको सेकंड लेवल का फोर्स वेपन देना और साथ साथ सेकंड लेवल का आर्मर भी, ताकि ये अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो पाए और मैं इसके साथ में फ़ाइट कर सकूँ। और उसके कहे मुताबिक बबाता भी वही बात पूरी कर देती है और हम देखते हैं कि इस बार एक नया सा वॉरियर अपीयर होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी उस वर्चुअल यूनिवर्स से एक अलग ही जगह पे चला गया था, जहाँ पे हम देखते हैं कि उसके आते ही बारिश वगैरह भी होने लग गई थी और आसमान में से थंडर भी कड़क रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि फाइनली जाके वो बंदा वहाँ पे अपीयर होता है, जो कि देखने में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था, और उसके बाद उसका वेपन भी उसके पास में आ जाता है, जिसको देखने के साथ साथ लग रहा था कि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एंड लुओ फेंग को फाइट करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आने ही वाली है। जिसके बाद वो आगे बढ़ता है एंड हम देखते हैं कि अटैक कर देता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग बस कुछ ही सेकंड
सेकंड्स तक रेसिस्ट कर पाता है। उसके बाद वो थोड़ा दूर जाके गिर गया था, जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही आपस में फाइट करने लग गए थे। वो वॉरियर काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में लुओ फेंग को पीट रहा होता है। लुओ फेंग भी खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन कभी नदी के अंदर तो कभी स्काई में ऐसे ही फाइट करते जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पॉइंट आता है एंड ये दोनों ही आपस में टकराने लग गए थे। जिसके बाद यही देखना था कि आखिर अब स्ट्रॉन्ग कौन होगा। तभी वहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि नहीं, मैं तुमसे पीछे नहीं हटने वाला, और ये कहते ही वो बंदा लुओ फेंग को काफ़ी ज़्यादा ज़ोर से दूर को धकेल देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ गया था और फिर एक बार फिर से अटैक करने लग जाता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग उसको फिर से रोकता है, लेकिन वो लगातार अटैक करे जा रहा होता है, जिसकी वजह से आसपास काफ़ी सारा डिस्ट्रैक्शन भी हो गया था। लुओ फेंग थोड़ा साइड में छिपने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो थोड़ी टैक्टिक्स बना सके, और उसके बाद वो काफ़ी सारे स्टोन्स को जमा कर लेता है और थ्रो कर देता है उस वॉरियर के ऊपर, लेकिन वो तो एक ही अटैक से उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद लुओ फेंग का वेपन भी वहाँ पर अपीयर हो गया था, लेकिन लुओ फेंग उस बंदे के पीछे से जाके अटैक करता है। वो इस बात को नोटिस कर लेता है, तो फिर वो भी लुओ फेंग के ऊपर अटैक करता है। अब ऐसे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करे जा रहे होते हैं, जहाँ पे वो वॉरियर अभी भी भारी पड़ रहा था लुओ फेंग के ऊपर। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो बंदा लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लुओ फेंग भी रेडी हो जाता है और हम देखते हैं कि इस बार वो अपनी 9 वोल्ट थंडर पावर का यूज़ करने वाला था उस बंदे के ऊपर ताकि उसको मार सके, लेकिन यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो इस फाइटिंग में कौन जीतने वाला है कौन नहीं, वो तो इसके आने वाले एपिसोड में ही पता चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।